जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं समग्र मनोविज्ञान की क्लास नंबर 3। और साथ ही इस क्लास नंबर 3 में मैंने विभिन्न विद्वानों के सिलेक्टेड क्वेश्चनों को जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं या विख्यात विद्वानों के द्वारा जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा संभावनाएं जताई जा रही है कि ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इस सेशन में शामिल किया है। अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास जो है वो एक रामबाण साबित होने वाली है। आपको तैयारी को एकदम तरीके से परखने वाली है। साथियों, चलते हैं आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो एकदम ऑथेंटिक और ये मान के चलिएगा कि आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन करने वाला है ना। आज का क्वेश्चन पहला आपके सामने है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वे 5 वर्ष में ही पहचान कर सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। कथन किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला आपके सामने जीन जैक्स रूसो है, सिगमंड फ्राइड है, वाटसन है या फिर रॉस है। तो साथियों, ये जो कथन कहा गया था वो कहा गया था जीन जैक्स रूसो के द्वारा। जीन जैक्स रूसो जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। इन्होंने ही साथियों इन्होंने क्या कहा था, ये जो है ये प्रकृतिवादी के प्रकृतिवाद के जो है ये प्रकृतिवाद से संबंधित इनका संप्रदाय है। ऑप्शन नंबर पहला आपको करना है राइट आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखिएगा कि जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर उपरोक्त सभी को। तो साथियों आपने मनोवैज्ञानिक कॉल एवं ब्रूस का नाम सुना होगा। कॉल एवं ब्रूस, ठीक है, कॉल एवं ब्रूस का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने बाल्यावस्था को जो है वो क्या कहा था, एक अनोखा काल कहा है। जीवन का अनोखा काल किसे कहता है? बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है, ये कथन किसका है? यानी कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने बताया है? कॉल ब्रूस है, कॉल अथवा ब्रूस है, रॉस है या सिगमंड फ्राइड है या फिर एडलर है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बताया आपको कॉल एम ब्रूस ने बाल्यावस्था को कहा है कॉल एम ब्रूस नहीं साथियों, इस क्वेश्चन का राइट होगा और रॉस के द्वारा ये कथन कहा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट यह तथ्य है कि शैशवावस्था में सीखने की जो सीमा है वो सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। ये कथन किसका है? एडलर का है, रूसो का है, वाटसन का है, सिगमंड फ्राइड का है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका वाटसन के द्वारा ये कहा गया था। वाटसन ने कहा था कि जो शैशवावस्था में सीखने की सीमा है और तीव्रता है जो है वो विकास की अवस्था से बहुत अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार से निर्देशक अपेक्षित है। कथन किसका है? गेसल का है, रोस का है, वाटसन का है या एडलर का है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है साथियों वो आपको बताना है रोस आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। कथन किसका है? बालक जो है प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है। ये कथन किसका है? रोस का है, न्यूमैन का है, प्राइड का है या फिर गैसल का है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है साथियों वो है गैसल के द्वारा ये कहा गया था। गैसल ने कहा था कि बच्चा जो है वो प्रथम 6 वर्ष में उतना सीख जाता है जितना कि वो 12 वर्ष में नहीं सीखता। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको करना है राइट आंसर। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। कथन किसका है? ब्रिजेस का है, स्ट्रेंग का है, रोज का है या फिर वाटसन का है? तो भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये कथन कहा था साथियों स्ट्रेंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करना है आपको राइट आंसर। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? यानी कि अत्यंत तीव्र किस अवस्था में बच्चा सीखता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? तो आपने कथन पढ़ा होगा साथियों की जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था जो है शैशवावस्था जो है वो सीखने का क्या माना गया है? सीखने का क्या माना गया है साथियों? सीखने का आदर्श काल माना गया है। किसने कहा था ये सीखने का आदर्श काल? तो वैलेंटाइन ने कहा था। किसने? वैलेंटाइन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है साथियों
वो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, स्फूर्ति अवस्था किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को या प्रसव पूर्व अवस्था को? तो स्फूर्ति यानी कि जिसमें बालक तंदुरुस्त होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था के बारे में कहा जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है? मस्तिष्क का लगभग आधा भाग इस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है या फिर किशोरावस्था है? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है साथियों, इसका राइट आंसर है शैशवावस्था में बालक का आधा मस्तिष्क का विकास, लगभग आधा भाग जो है वो पूर्ण हो जाता है। बी ऑप्शन जो है आपको करना है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है और यही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है, तो उपयुक्त वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? भाई एक बच्चा है जो 6 वर्ष का जो है पेपर हल करता है, 7 वर्ष का भी पेपर हल कर देता है और 8 वर्ष का भी पेपर जो है वो हल कर देता है, क्वेश्चन का आंसर दे देता है। तो साथियों जो अधिकतम आयु से जब वो आंसर देना शुरू करता है तो वो तो होती है आपकी बेसल आयु। क्या होती है साथियों? बेसल यानी कि बेस होता है। लेकिन जब जो कम से कम जो आंसर दे पाता है वो दे पाता है यहाँ पर कक्षा 8वीं तक, तो ये आपकी होगी टर्मिनल आयु, है ना, टर्मिनल आयु। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है और यही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है, तो उपर्युक्त वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साथियों बेसल वर्ष के अंतर्गत, इसको कहा जाता है बेसल वर्ष। बी ऑप्शन सॉरी ऑप्शन पहला आपका हो जाएगा राइट आंसर। कि सबसे पहला शाब्दिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया, कि जिसका नाम था, सर्वप्रथम जो सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनाया गया वो कहाँ पर बनाया गया? अमेरिका में। कब? 1917 में। इसका नाम क्या था? विनय साइमन बुद्धि परीक्षण था, आर्मी अल्फा परीक्षण, हिंदुस्तानी विनय स्केल परीक्षण या आकृति फलक वस्तु परीक्षण? तो साथियों इसका ऑप्शन जो है राइट होगा वो होगा आर्मी अल्फा परीक्षण। इसी के साथ साथियों एक और परीक्षण बनाया गया था जिसका नाम था आर्मी बीटा परीक्षण। क्या था? आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, क्या था? आर्मी बीटा परीक्षण। किसने बनाया था साथियों? ओटिस के द्वारा बनाया गया था, ओटिस के द्वारा बनाया गया था। शुरू हुआ था बनाना 1917 में और पूर्ण हुआ था 1919 में। साथियों हम बात करते हैं इनका जो प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत ही ज़्यादा इनका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत? एक तत्व सिद्धांत की बात करें तो ये किसके द्वारा दिया गया था साथियों? अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। द्वितत्व सिद्धांत की बात करें तो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बात करें त्रितत्व की, ये भी स्पीयरमैन ने दिया था। लेकिन बात हम करें बहुतत्व सिद्धांत की, तो बहुतत्व जो सिद्धांत साथियों दिया था थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था साथियों? थॉर्नडाइक के द्वारा। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत को ही कहा जाता है साथियों बालू का सिद्धांत या फिर परमाणुवाद का सिद्धांत। डी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया, जिसका नाम बिने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा गया। उपयुक्त परीक्षण में प्रश्नों की संख्या थी, तो प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पर क्या करना है? बताना है। 21 थी, 25 थी, 30 थी या फिर 31 थी? तो साथियों इस परीक्षण में जो प्रश्नों की संख्या थी वो थी 31, लेकिन बाद में इनकी संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया साथियों? संख्या को बढ़ाकर कर दिया है 58। कितना कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 कितना कर दिया? बढ़ाकर कर दिया है 58, क्योंकि इसमें संशोधन देखिएगा, इसमें जो संशोधन हुआ था साथियों 1905 में संस्करण आया, फिर आया 1908 की बात करेंगे और उसके बाद आया था साथियों 1911 के अंदर। 3 बार ये इसका संशोधित रूप सामने आया है इस परीक्षण का। कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे, बढ़ाकर कितने? 58 कर दिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा कि व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? मैं आपको बता दूं कि साथियों इस प्रकार की यहाँ पर इस प्रकार का एक जो है
घेरा बना दिया जाता है। अब इसमें से ये एक व्यक्ति यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस प्रकार का इस विधि में, ये जो विधि है इसमें चित्र बना, ये थोड़ा सा जो है मैंने हिंट आपको दे दिया है, तो आपको इसका सही आंसर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा इसका सही आंसर जो है वो है समाजमिति विधि। और समाजमिति विधि जो है इसमें से किसी एक व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, क्या चुना जाता है? एक व्यक्ति को चुना जाता है कि ये व्यक्ति, और इसके माध्यम से एक बेहतरीन तरीके से व्यक्तित्व का मापन भी होता है। और इस विधि को जो देने का श्रेय जाता है वो जाता है साथियों J.L. मॉरेने को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है इस विधि के बारे में। इस विधि से बना हुआ चित्र जो है साथियों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साथियों सोशियो, वो कहलाता है सोशियोग्राम। क्या कहलाता है? सोशियोग्राम कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकता है कि सोशियोग्राम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया सबसे कम महत्वपूर्ण है? चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशियां, क्रियाएं या फिर भाषा? तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर चिंतन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो चिंतन की प्रक्रिया में साथियों भाषा भी महत्वपूर्ण होती है, प्रतीक एवं चिन्ह भी महत्वपूर्ण होते हैं, चित्र भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर जो शारीरिक मांसपेशियां, इनका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है किससे? चिंतन से। सी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। क्वेश्चन 17 देखिएगा कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वान्वय भूमिका है या फिर आकर्षण भूमिका है? साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है साथियों आपका महत्वपूर्ण भूमिका। कैसी भूमिका है साथियों? एकदम महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैतिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए स्पष्ट करता है? यानी कि कुल मिलाकर ये चाहता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे तो केवल सुख चाहिए। केवल क्या चाहिए? सुख चाहिए। मुझे केवल सुख चाहिए, मुझे किसी से भी मतलब नहीं चाहिए। मैं ये सुख जो है कैसे मुझे अच्छाई से प्राप्त हो या फिर बुराई से प्राप्त हो। तो ऐसा जो है वो कौन है? इड है, ईगो है, सुपर ईगो है या इड और ईगो है? तो साथियों सुखवादी जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो करता है इड। इड को हम कहते हैं इदम। इस इड क्या है? इदम। इदम है ना, ये जो है सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला ही आपका हो जाएगा राइट आंसर। ईगो जो है ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहता है कि अगर तू ये काम तो कर रहा है लेकिन इसकी वास्तविकता क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा? मान लीजिएगा आप कहीं किसी घर पर चोरी करने गए और यहाँ पर आप कह रहे हो कि यार मुझे यहाँ से ये चीज़ मिलेगी जिससे मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन ईगो ये कहता है कि चोरी करने तो जा रहा है लेकिन अगर आप तू पकड़ा गया तो तेरा क्या हाल होना है ये तू ही जाने। तो ये कहता है। लेकिन सुपर ईगो जो है साथियों ये भगवान का रूप होता है, ये ऐसा करने की तो सोच भी नहीं सकता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर पहला डी, इड इड। नेक्स्ट कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझा गया है। भाई एक तरह तो प्लस यानी कि सकारात्मक स्थिति है और एक तरफ क्या है? नकारात्मक स्थिति है। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति कहेंगे। वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति है, पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पर दोनों तरफ क्या है? प्लस प्लस, इसलिए ये आंसर नहीं है, दोनों सकारात्मक है। वर्जन दोनों नकारात्मक है, ये भी राइट नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई होगा ही नहीं। यहाँ पर पद्धति एक प्लस है और वर्जन एक तरफ माइनस है, यानी कि जो सी ऑप्शन है साथियों वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ये पूछ रहा है। 2 प्रकार का, 3 4 प्रकार से, 5 या फिर 3 प्रकार से? तो उपलब्धि परीक्षण साथियों 2 प्रकार का होता है विशेषकर। पहला होता है साथियों मानक उपलब्धि परीक्षण। क्या होता है? मानक उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, और दूसरा होता है शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, शिक्षक निर्मित। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला आपको करना है राइट आंसर। 21 का क्वेश्चन आपको देखना है कि जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखना चाहता है तो वह है चखता है, तो वह है खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो वह है यहाँ पर चाहता नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन क्या करना है आपको? खाने को चखता है तो वह के समान है। यहाँ पर किसके समान? सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, या सीखने के रूप में
आकलन है या आकलन और सीखना है। तो ये जब एक बावर्ची है वो खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह क्या है साथियों, वह है साथियों सीखने के रूप में आकलन। जो सी ऑप्शन है आपको करना है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ज़ंजोग का वह मानना है कि संज्ञान और भाव खाली स्थान होते हैं। जो संज्ञान और भाव के अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं या फिर एकीकृत होते हैं। तो साथियों एकमात्र ऐसा विद्वान है ज़ंजोग जिन्होंने माना है कि संज्ञान और भाव जो है वो स्वतंत्र होते हैं। लेकिन मनोविज्ञान की भाषा की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान ये कहता है कि संज्ञान और भाव जो होते हैं साथियों वो होते हैं अंतर संबंधित। बात आ जाती है अगर मनोविज्ञान की तो राइट आंसर सी होगा, लेकिन बात आ रही है स्पेशल ज़ंजोग की तो ज़ंजोग ने माना है कि संज्ञान और भाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिएगा 23 क्वेश्चन है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। साथियों यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ लेना आत्मसातीकरण है। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाता कि प्रचलित योजनाओं में परिवर्तन कर, क्या करके साथियों, प्रचलित योजनाओं में परिवर्तन कर प्रचलित योजनाओं में परिवर्तन कर जानकारी को जोड़ देना, फिर यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है और आंसर चेंज होता तो इसका राइट आंसर क्या होता, समायोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको लैंग्वेज पर बड़ा फोकस करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है कि डाइट की स्थापना किसके द्वारा की गई। डाइट यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, यानी कि डाइट जो है अगर आपने BSTC B.Ed की है तो आपको पता चलेगा कि डाइट क्या होती है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कोठारी आयोग द्वारा, मुदालियर आयोग द्वारा, 1986 की शिक्षा नीति या फिर 1992 के संशोधित शिक्षा नीति। साथियों डाइट की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपको पता होगा 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी जो है 1900 शिक्षा की जो शिक्षा नीति है इसके द्वारा डाइट की स्थापना की। 3 बेहतरीन काम किए गए थे 1900 शिक्षा नीति के तहत। कौन कौन से, एक तो साथियों OBB यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना चलाई गई थी। तीसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है और क्या किया गया था और यहाँ पर किया गया था, यहाँ पर हम बात करें नवोदय विद्यालयों को यहाँ पर शुरू किया गया था, नवोदय विद्यालय खोले गए थे। और साथियों क्या किया गया था यहाँ पर, और यहाँ पर हम बात करें कि डाइट की स्थापना भी की, डाइट की शुरुआत भी इसी शिक्षा नीति से हुई। तो 3 बेहतरीन काम किए गए 1986 की एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। सी ऑप्शन आपको करना है राइट आंसर। थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत है, मैंने आपको पहले ही बताया था इनके सिद्धांत को कहा जाता है बालू का सिद्धांत। क्या कहा जाता है, बालू का सिद्धांत। और क्या कहा जाता है, और कहा जाता है परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या कहा जाता है साथियों, परमाणुवाद का सिद्धांत। तो इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, क्या ग्रुप फैक्टर, तो ग्रुप फैक्टर तो साथियों थर्स्टन ने दिया था। किसने दिया था, थर्स्टन के द्वारा दिया गया था। लेकिन जो बहुकारक सिद्धांत है वो दिया था अपने पास, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, थॉर्नडाइक की। साथियों ये था आज के बेहतरीन 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। आज का सेशन भी आपको कैसा लगा मुझे आपका अनुभव शेयर करना। साथियों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, हैवी नाइस डे।